temperature is directly proportional to its mole fraction in solution। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है बेटा? तो इस तरह से इसका फार्मूला बन गया P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। अब यहाँ पर नोट कर लेते हैं एक्स डी। ओके, यहाँ पर P जो हो गया, P इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के एच हेनरीज कांस्टेंट एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट गैस। ओके, कोई डाउट किसी को यहां तक? बोलो बेटा। रिप्लाई दीजिए भाई, सो गए क्या सारे? हेलो हेलो, यस सर। कहाँ चले गए सारे भाई? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक ना? नो डाउट सर। वेरी गुड। अच्छा, अब देखो इसमें एक यहाँ पर आता है P इक्वल टू के एच और यहाँ था एक्स बी। तो एक्स बी को अगर हम इलाबरेट करें इसको, तो ये हो जाता है एन बी अपॉन में एन बी प्लस एन ए। ठीक, लेकिन अगर ये एन बी जो है वो बहुत ही कम है एन ए से, तो इसको हम नेगलेक्ट भी कर सकते हैं, और नेगलेक्ट करने पर फार्मूला बन जाता है P इक्वल टू के एच एन बी अपॉन में एन ए। ये फार्मूला हो गया। बात समझ आई बेटा? ओके, अब रही बात इसके एप्लीकेशंस की। लिखिए एप्लीकेशंस। अब पहली एप्लीकेशन है इसकी कि जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, जिसमें कि CO2 डिज़ोल्व होती है वाटर के अंदर या शुगर सॉल्यूशन के अंदर, उनकी पैकिंग की जाती है, आर पैक्ड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्या होता है जब आप कोका कोला, स्प्राइट, थम्स अप, ठीक, इन सब को लेकर आते हैं और फ्रिज में रख देते हैं तो ये चिल्ड हो जाती है, और चिल्ड होने के बाद में इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप जैसे ही लेकर आते हैं दुकान से और वो चिल्ड ना हो, वैसे ही आप पीते हैं, तो उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। ठीक, रीज़न क्या है उसके पीछे?
रीज़न ये होता है कि सॉफ्ट ड्रिंक की जो बॉटल होती है उसमें आपने देखा होगा कुछ ऐसी होती है शायद। ये कौन सी बना दी हमने, ये कौन सी है, ड्यू, क्यों भाई? हेलो, कहाँ गए भाई सारे? नाश्ता वास्ता करने लगे क्या? Yes. ओके, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर कैप लगी होती है और इस तरह से इसमें इतना एरिया जो है वो खाली रहता है, एम्प्टी होता है। तो इसके पीछे रीज़न क्या होता है कि जब फैक्ट्री में इसको पैक किया जाता है तो इसका जो टेम्परेचर होता है काफ़ी लो रखा जाता है और प्रेशर हाई रखा जाता है, तो इसमें CO2 ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाती है। ओके, लेकिन जब ये शॉप पर आती है बिकने के लिए तो वो उसको सारी बॉटल्स को फ्रिज में नहीं रख सकता है। तो कुछ बॉटल्स जो बाहर रखी होती हैं उनमें CO2 निकल कर सरफेस पर आ जाती है और वो CO2 जो होती है वो ट्रैप रहती है इस खाली जगह में। ठीक, तो जैसे ही आप इसको लाएंगे और दोबारा इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये CO2 क्या होने लगती है, फिर इसके अंदर घुलने लगती है, डिज़ोल्व होने लगती है और जितना इसको आप चिल करेंगे उतना ही CO2 इसमें डिज़ोल्व होगी और उसका टेस्ट अच्छा होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे लाकर पी लिए बिना ठंडी किए तो शरबत पी रहे हैं, उसमें कोई भी टेस्ट नहीं आएगा। समझ आया बेटा? तो पहली इसकी आ गई, द एरिएटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर पैक्ड एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। ठीक, दूसरा, अच्छा ये जो होती है इसका फार्मूला जो होता है ये है H2O प्लस CO2 जो बनाती है H2CO3 जिसे हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो ये एसिड होता है, एसिडिक नेचर होता है और इसका pH जो होता है लगभग 4 होता है। pH इज़ 4 जो इंडिया में बिकती है। बात समझाई बेटा? अच्छा, सेकंड देखिए, सेकंड जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, स्कूबा डाइवर्स कैरी गैस सिलेंडर अपने साथ लेकर जाते हैं। देखे होंगे टीवी में गोताखोर, ठीक है, पूरा मास्क वास्क लगाए हुए और पीछे क्या रहता है उनके, गैस सिलेंडर रहता है। तो गैस सिलेंडर को लेकर जाते हैं अपने साथ में और जितनी गहराई तक उनको जाना होता है उतना ही प्रेशर उस गैस सिलेंडर में मेंटेन होता है। ठीक है, गैस सिलेंडर, और इस गैस सिलेंडर के अंदर क्या होता है, कंटेनिंग कंटेनिंग हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। 3 गैसेस होती हैं, हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, हीलियम होती है लगभग 11.7%, नाइट्रोजन होती है 57.1 और ऑक्सीजन होती है 32.72। ये होता है 2 और ये होता है 1। ठीक, ये होता है इसका परसेंटेज। कौन कौन सी, हीलियम, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो दोनों ही एक तरह से इनर्ट गैस होती हैं जो कि ऑक्सीजन में डिज़ोल्व तो नहीं होती हैं लेकिन उसके प्रेशर को मेंटेन कर देती हैं। और इस तरह से कंटेनिंग दीज गैसेस विच अवॉइड बेंड कंडीशन, जो कि बेंड होने से बचाती है। बेंड क्या होता है, मसल्स में ऐंठन होना, बहुत तेज़ी का पेन होता है बहुत तेज़ से, और इस तरीके से स्कूबा डाइवर्स जो है काफ़ी पेनफुल
गुजर सकते हैं, काफ़ी पेन से गुजर सकते हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए वो गैस सिलेंडर लेकर जाते हैं। जो उनकी आर्टरीज और वेन में जो ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है उतनी ही होती है जितना उनको डिज़ोल्व होना चाहिए, और बाकी गैसेज डिज़ोल्व नहीं हो पाती हैं प्रेशर मेंटेन रहने की वजह से। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ ये पॉइंट? अरे Yes, बोलो sir. भाई कोई। Yes, sir. अच्छा, अब अगला देखिए थर्ड। थर्ड क्या होता है, जब हवाई जहाज़ में ऊपर जाते हैं तो बहुत लोगों को उल्टी आना, चक्कर आना, या फिर क्या होता है, सर दर्द होने लगता है। ठीक, और ऐसा ही तब होता है जब बहुत हाई अल्टीट्यूड पर यानी कि माउंटेन पर लोग जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाता है, और एटमॉस्फेयर प्रेशर कम होने की वजह से जो ऑक्सीजन जितनी डिज़ोल्व होनी चाहिए ब्लड में उतनी डिज़ोल्व नहीं हो पाती है, तो ब्रेन तक कम ऑक्सीजन पहुँचती है, और इस कंडीशन को बोलते हैं एनॉक्सिया। क्या बोलते हैं? एनॉक्सिया। एनॉक्सिया, ठीक है, causes which causes माउंटेन सिकनेस। इसको एक नाम दिया गया है, माउंटेन सिकनेस, ड्यू टू लो ऑक्सीजन परसेंटेज इन ब्लड। ठीक, एनॉक्सिया जो होती है, जिसे हम माउंटेन सिकनेस कहते हैं, ये भी ऑक्सीजन की लो परसेंटेज की वजह से होती है ब्लड में, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड पर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। तो इसके तीन मेन आपके एप्लीकेशंस हैं जो कि पूछे जाते हैं या फिर एक्सप्लेन करने के लिए आते हैं। कंफर्म बेटा, क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. ये आपको हम बता चुके थे वैसे पहले क्लासेस में, लेकिन चूंकि सेकंड चैप्टर था, बीच में छूटा था, तो हमने कहा कि चलो फिर से शुरू से कर देते हैं। अब इसके बाद फिर आता है आपका राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ ये एक्चुअली रिलेटेड है विद सॉलिबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड में लिक्विड की सॉलिबिलिटी से रिलेटेड है राउल्ट्स लॉ। ये क्या कहता है? ये कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर is directly proportional to its mole fraction in solution mixture at constant temperature। अब देखो क्या हुआ, बात वही ये भी कह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर ये गैस के कॉन्टेक्स्ट में था, अब ये लिक्विड के कॉन्टेक्स्ट में आ गया, और दोनों में चेंज ये है कि यहाँ पर ये वेपर प्रेशर कह रहे हैं और वहाँ पर वो पार्शियल प्रेशर था। ठीक, अब देखिए फिर से हमने एक कंटेनर लिया और यहाँ पर ये लिक्विड है इसका, जो कि सॉल्वेंट है,
और इसका क्या होगा, कुछ इसकी वेपर्स ऊपर होंगी जिसके ऊपर वेपर प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं। तो मान लिया हमारा ये ए कंपोनेंट है और इस ए कंपोनेंट का यहाँ पर जो प्रेशर है वो पार्शियल प्रेशर, सॉरी, इसका वेपर प्रेशर जो प्योर स्टेट में कितना है, PA0 है। ओके, इसी तरह से एक कंपोनेंट बी है और इसका प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर PB0 है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, जनरल सेंस में कहा है इसने, तो P इक्वल टू P0X, ये है हमारा राउल्ट्स लॉ। ओके, जहाँ पर P0 क्या है, P0 ये हो गया वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, और ये इसका मोल फ्रैक्शन हो गया, दैट इज मोल फ्रैक्शन, दैट इज प्रेशर इन सॉल्यूशन। जो पॉइंट नहीं क्लियर होगा बेटा पूछ लेना उसको, है ना, पूछते चलिएगा उसको। यहां तक क्लियर है सबको, कोई डाउट? बोलिए बेटा। हेलो, यस सर। कोई डाउट किसी को? नो डाउट सर। अच्छा, अब अगर ए कंपोनेंट के लिए हम राउल्ट्स लॉ के हिसाब से लिखें तो PA इक्वल टू PA0 XA होगा, और इसी तरह से बी कंपोनेंट के लिए हो गया PB इक्वल्स टू PB0 XB। ठीक, अब इसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर डाल्टन्स लॉ लगा दें, डाल्टन्स लॉ, तो डाल्टन्स लॉ ये कहता है इन ए मिक्सचर द टोटल pressure is equal to sum of pressure of all components present in it। यानी कि अगर हम यहाँ पर इस पूरे मिक्सचर का P टोटल देखें तो P टोटल हो जाएगा PA प्लस PB। अब यहाँ पर P टोटल में PA और PB की वैल्यू रख दीजिए तो इक्वेशन आ जाएगी PA0 XA प्लस PB0 XB, जो कि इक्वल होगा P टोटल के। या फिर यहां पर ले लेते हैं हम PA0 1 माइनस XB प्लस PB0 XB। ऐसा क्यों लिया? क्योंकि XB बराबर होता है 1 माइनस XA के, क्योंकि दोनों मोल फ्रैक्शन मिलकर एक ही सोल्यूशन बना रहे हैं, इसलिए XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है। सो XB विल बी इक्वल टू 1 माइनस XA, और वही वैल्यू हमने यहाँ पर रखी हुई है। ओके बेटा, या फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा
पी ए नॉट माइनस पी ए नॉट एक्स बी प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ऊपर लिख लिया बेटा सभी ने? या फिर हो गया, अब यहाँ पर अगर हम एक्स बी कॉमन निकाल लें तो ये हो गया पी ए नॉट माइनस एक्स बी, और एक्स बी कॉमन आ गया तो अंदर में हो गया पी ए नॉट माइनस पी बी नॉट। ओके, तो इस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है पी टोटल निकालने की, जिसमें केवल एक कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की ज़रूरत है, दूसरे कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की नहीं। क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सभी ने? हेलो, हेलो, नोट हो गया बेटा सबका? यस सर। अच्छा, ये 10 बच्चे ही क्यों ज्वाइन कर रहे हैं बेटा? 9 बच्चे ही, और बाकी सब कहाँ हैं? कुछ कांटेक्ट हो रहा है आप लोगों का कि नहीं हो रहा है? बोलो नहीं पता अमन। सर। और अपने बेटा साथियों से आप लोग कांटेक्ट करिए, कहिए ज्वाइन करें वो क्लास, वरना सब छूट जाएगा ना इधर। सिलेबस छूट रहा है ना आगे। सेकंड चैप्टर देखिए होने वाला है, हाफ तो कंप्लीट होने ही वाला है। इतना समझ आ गया? कोई डाउट तो किसी को नहीं है बेटा? चलिए अब देखते हैं इसकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। अब देखिए पहला, फर्स्ट, इट हेल्प्स इन कैलकुलेशन ऑफ पी टोटल एट एनी कॉम्पोजिशन। किसी भी कॉम्पोजिशन पर पी टोटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक, मिक्सचर का, सॉल्यूशन मिक्सचर का। कैसे? उसके लिए हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं इस तरीके से। इस ग्राफ के अंदर आप देखते हैं यहाँ पर इस एक्सिस पर हमने ए कंपोनेंट लिया हुआ है, जहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन जो है ये 1 है, और ये प्योर स्टेट में है, इसमें अभी हमने बी कंपोनेंट मिक्स नहीं किया है। तो इसलिए इसके यहाँ पर जो वेपर प्रेशर शो हो रहा है दैट विल बी वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट, जिसे हम बोलेंगे पी ए नॉट। ओके, और इसी तरीके से
यहाँ पर हमने कंपोनेंट बी लिया हुआ है जिसका 1 मोल है और इसका यहाँ वेपर प्रेशर शो हो रहा है, तो दैट इज़ पी बी नॉट। अब इसके अंदर धीरे धीरे इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसका मोल फ्रैक्शन इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो ये मोल फ्रैक्शन इसका इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, और इसका मोल फ्रैक्शन धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। बात समझ आई बेटा? सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग, ये क्या दिखा रहा है, ये इस सोल्यूशन के अंदर दिखा रहा है हमें पी बी को, और ये दिखा रहा है यहाँ पर पी ए को, और जब इन दोनों को यहाँ मिला देते हैं तो हमें मिल जाता है पी टोटल, जो कि होता है पी ए प्लस पी बी का सम। तो किसी भी कॉम्पोजिशन पर जब यहाँ पर एक्स ए हमारा धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, अब एक्स ए यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा यहाँ पर 0.8, 0.5, 0.4, 0.2 और 0, और इसी तरह से एक्स भी बढ़ता जा रहा है यहाँ जैसे जैसे इधर की तरफ आ रहे हैं। तो किसी भी कॉम्पोजिशन पर हम यहाँ पर पी टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। बात समझ आई बेटा? दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है वो ये है कि इसकी हेल्प से हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो वी it helps to identify ideal and non-ideal solution। ठीक, तो ये इसकी एप्लीकेशंस हैं राउल्ट्स लॉ की। समझ आ रहा है बेटा? कोई डाउट किसी को यहां तक? हेलो? Yes, sir. No doubt, sir. ओके, हेडिंग डालिए, कंडीशंस व्हेन राउल्ट्स लॉ बिकम्स इक्वल टू हेनरीज लॉ। कंडीशन व्हेन राउल्ट्स लॉ becomes equal to हेनरीज लॉ। जब राउल्ट्स लॉ हेनरीज लॉ के इक्वल हो जाता है, तो राउल्ट्स लॉ क्या था, P इक्वल टू P नॉट एक्स, और हेनरीज लॉ था P इक्वल टू KH एक्स। तो अगर क्या हो जाए, when the vapor pressure of pure liquid is equal to Henry's constant, then Raoult's law will be equal to Henry's law। हेनरीज लॉ। ठीक, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि कब राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ इक्वल हो जाते हैं, तो जब पी नॉट और के एच दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में दोनों लॉ इक्वल हो जाएंगे। ठीक है,
समझ आया बेटा? कोई कन्फ्यूजन किसी को? चलिए आज इसको इतना ही रखेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके बेटा, थैंक यू, टेक केयर।